साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी के 2016 में आया हुआ पेपर। इस पर हम एक पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाकर के एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल उसमें हम लोगों ने डिस्कस करे थे 1 से लेकर के 65 क्वेश्चन तक, लेकिन आज की वीडियो में जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी 65 से लेकर के 125 तक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 65 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मिल्टन, यानी कि नीचे जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए कुछ वर्क हैं, इनमें से कौन से वर्क में जॉन मिल्टन ने प्रमोट किया था किस चीज को? फ्रीडम ऑफ स्पीच को। और अपोज किसका किया था? लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप को। उनके कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो जॉन मिल्टन थे, जॉन मिल्टन ने अपने किस कार्य में, किस वर्क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और लाइसेंसिंग का विरोध किया, यानी कि जो लाइसेंसिंग और सेंसरशिप था उसको अपोज किया, उसका विरोध किया। तो वो हमारा था कौन सा? एरोपेजेटिका, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर सही होगा। और ये जो एरोपेजेटिका है ये कब आया था? तो ये आया था 1644 में। ये भी ध्यान बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ये पैराडाइज लॉस्ट कंप्रेजेस बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट में टोटल कितनी बुक्स हैं? तो पैराडाइज लॉस्ट में टोटल कितनी? 12 बुक्स हैं। अच्छा, पैराडाइज लॉस्ट को जब ये लिखा गया था, यानी कि 1658 से इसको जॉन मिल्टन जी ने लिखना शुरू करा और लिख करके इसको 65 में समाप्त कर दिया। इसके बाद 67 में इसको पब्लिश करवाया गया। जब ये फर्स्ट टाइम में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ था तब इसमें 10 बुक्स थी, लेकिन इसके बाद जब इसका सेकेंड एडिशन आया था तो सेकेंड एडिशन में इसकी कितनी? 12 बुक्स थी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ए वाला सही होगा? इसके बाद अगला क्वेश्चन है 67, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। अच्छा, जो पैराडाइज लॉस्ट है वो रिटन इन लिखी गई, तो किस में लिखी गई है भाई? ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ध्यान बनाए रखना, किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में। ओके, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया। एक और लाइन बोली गई है, उन्होंने कहा 68 नंबर पे कि दी फेमस लाइन, कौन सी फेमस लाइन? व्हाट दो, क्या हुआ? दी फील्ड टू बी लॉस्ट। यहां पर सैटर्न बोलता है कि क्या हुआ? वो फील्ड मुझसे खो गया। कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं यहां पर? तो यहां पर जो पैराडाइज ये बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? यानी कि स्वर्ग। जब इनको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है तो वहीं पर की ये चर्चा कर रहे हैं, क्या हुआ? वो स्वर्ग हमसे खो गया। ठीक है, फिर वे कहते हैं कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ तो नहीं खो गया। तो वहीं पर ये किसके द्वारा? सैटर्न के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी भी कंपटीशन में अगर नहीं भी क्लियर होता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि वहां पर हमारी जिंदगी ही समाप्त होगी। हम फिर से उठेंगे, फिर से प्रयास करेंगे और एक समय जरूर आएगा कि हम जीत जाएंगे। सेम टू सेम यहां पर भी जब इसको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है सैटर्न को, तभी ये स्पीच बोलता है वर्ड दो, क्या फर्क पड़ता है? द फील्ड वी लॉस्ट, यानी कि वो फील्ड यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है वो पैराडाइज लॉस्ट के लिए, कि पैराडाइज लॉस्ट अगर हमसे खो गया, हमें वहां से निकाल दिया गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, कि सब कुछ हमने खो दिया हो। तो वही चीज है। नेक्स्ट देखिएगा, मिल्टन्स बिगिन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट। उन्होंने कहा, जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने पैराडाइज लास्ट जो बुक थी, क्योंकि पैराडाइज लास्ट में टोटल बुक्स हमारी 12 थी, तो उसमें से जो बुक नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं वो किससे शुरू होती है? तो मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट को जो बिगिन किया, शुरुआत की, वो इन्वोकेशन से की थी। अच्छा, इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है? इन्वोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का आवाहन करना। ठीक है, तो आगे देखिए 70 नंबर पे, जॉन मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज। जॉन मिल्टन जो हैं वो चारों स्टाइल्स में से कौन से स्टाइल को लिखना पसंद करते थे? तो ग्रैंड स्टाइल में लिखना पसंद करते थे। ये स्टाइल उनका मोस्ट फेमस स्टाइल था। 71 नंबर की अगर हम बात करें तो 71 नंबर पे क्या क्या गया? द वर्ड, वह शब्द डेट कंप्लीट्स, जो कंप्लीट करता है दी फेमस लाइन को, वो वर्ड आपको लिखना है। बहुत फेमस स्पीच है, इस फेमस स्पीच को ठीक है बहुत अच्छे से याद रखिए। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन क्या है? हेवन। ठीक है, उसने ऐसा क्यों कहा कि बेटर टू रेन,
राज्य करना अधिक अच्छा है इन हेल, कहाँ, हेल में, हेल का मतलब होता है नरक में राज्य करना अधिक अच्छा है, किससे, देन सर्व सेवा करने से, कहाँ, इन हेवन, स्वर्ग में। उसने कहा स्वर्ग में नौकर रहने से अच्छा है नरक में राजा की तरह जिंदगी जीऊं। तो ये भी किसकी स्पीच है, आप ये शब्द जो है इस लाइन को कंप्लीट करेगा, लेकिन ये स्पीच किसके द्वारा, ये भी सैटन के द्वारा बोली जाती है, किसमें, पैराडाइज लॉस्ट में। अगला 72 नंबर पे जो क्वेश्चन 2016 में पूछा गया वो क्या था, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू दी, विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे, कहां से, एलिजाबेथन एज से। अगला हम बात करेंगे कि हु इज नोन एज दी मलंकली मैन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में मलंकली मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जैकस होता है। कौन होता है, जैकस, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला हम बात करेंगे तो बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। जो विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट प्ले है, ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 जो हैं वो एज यू लाइक इट के कैरेक्टर हैं, लेकिन एक नहीं है। तो कौन नहीं है, पोर्सिया। तो पोर्सिया कहाँ पाई जाती है, ये मर्चेंटा वेनिस में पाई जाती है। आगे फोर्टनब्रास इज द कैरेक्टर, ये जो फोर्टनब्रास कैरेक्टर है वो कौन से प्ले में है शेक्सपियर के, तो फोर्टनब्रास जो है वो कहाँ, हैमलेट में दिखाया जाता है। ये कहाँ का प्रिंस दिखाया जाता है, फोर्टनब्रास किंग ऑफ नॉर्वे दिखाया जाता है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला दी मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज, जो शेक्सपियरियन सोनेट है उनकी मेन थीम क्या होती है, तो मेन थीम उनकी लव दिखाई जाती है, प्यार दिखाया जाता है। जितने भी शेक्सपियर ने अपनी सोनेट लिखे उन सभी सोनेट्स की जो मेन थीम थी वो क्या थी, लव थी। अगला उन्होंने कहा जो शेक्सपियरियन सोनेट हैं वो एंड्स विद अ, तो किस पे देखिएगा, वो जो कपलेट पर एंड होते हैं, किस पे, कपलेट पे, जिसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं, यानी कि 3 स्टेंजा, और लास्ट में 1-2 लाइनों का क्या लगा होता है, कपलेट, जिसे हम हिंदी में दोहा कहते हैं। अगला 78 की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा सोनेट लिखे वो कितने हैं, 154 सोनेट। 154 सोनेट में से 1 से लेकर के 126 सोनेट तक जो है उन्होंने WH यानी कि हेनरी रॉयस्ले या विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट किए, और 127 से लेकर के 152 तक डार्क लेडी, जिसे मैरी पिटोन के नाम से जाना जाता है, उनको डेडिकेट किए, और लास्ट के जो 2 सोनेट थे वो लव गॉड कुपिड थे, उनको डेडिकेट किए इन्होंने। तो इनके टोटल कितने, 154 सोनेट सिक्वेंस लिखा था इन्होंने। आगे 79 की अगर हम बात करें, बहुत प्रसिद्ध लाइन है, बहुत फेमस है, लाइफ एक जीवन है बट अ वॉकिंग शैडो, एक चलती फिरती छाया है, यानी कि जीवन तो है लेकिन जीवन क्या है, एक चलती फिरती छाया है। ये लाइनें जो हैं वो विलियम शेक्सपियर की किस प्ले से ली गई हैं, तो बहुत प्रसिद्ध प्ले है इनका मैकबेथ। मैकबेथ को पढ़िएगा, ठीक है, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है हुक्म, यानी कि हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। अगला गॉल्सवर्दी से देखो आया है, गॉल्सवर्दी की कौन से प्ले से, जस्टिस न्याय, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है, ट्रांसलेट करके लिखा था यहाँ इंडियन राइटर में। तो जॉन गॉल्सवर्दी का जस्टिस लॉ इज बट इट इज अ मजेस्टिक एडिफाई शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन। तो देखिएगा इसमें क्या कहा गया है कि एक बार अपने आप से भी इसे रिपीट कर लीजिएगा। जो गॉल्सवर्दी का न्याय है उसमें कानून वह है, लॉ इज व्हाट क्या, जो अद्भुत है, यानी कि इट इज मजेस्टिक एडिफाइस, हम सभी को आश्रय देते हैं, यानी कि शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। ये जो कानून है ना वो सबको एक समान होना चाहिए, सबको एक समान आश्रय देता है, ठीक है। और ईच स्टोन, और यहाँ पे जो लॉ है वो ईच स्टोन, क्या कहा गया, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, यानी कि प्रत्येक पत्थर जो एक दूसरे पर टिका है। यानी कि हम कहें, जैसे मान लीजिए कोई मकान बनाया गया और उस मकान में कहे नहीं, एक ईंट बोलने लगे कि नहीं ये पूरा मकान तो मुझ पर ही है, नहीं, उसमें हर ईंट एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, हर एक ईंट एक दूसरे पर टिकी हुई है। सेम टू सेम यहाँ पर भी कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है,
ये स्टेटमेंट जो दिया है वो न्यायाधीश के द्वारा दिया गया है। अब न्यायाधीश कौन होता है? जज, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर देखिएगा मिल्टन से फिर क्वेश्चन आया है, बाय व्हाट एज, कौन सी उम्र में हैड मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड। एक कौन सी उम्र थी जिस उम्र में जॉन मिल्टन जो है वो टोटली ब्लाइंड हो गए? तो 44 वर्ष की अवस्था में ये टोटली ब्लाइंड हो गए। और 44 वर्ष की अवस्था में ये जो सन थी, सन की अगर हम बात करें तो ये 1652 थी, यानी कि 1652 में ग्लूकोमा नामक बीमारी से इनके आंखों की रोशनी चली गई। और बेसिकली अगर हम बात करें 1652, तो 1652 जो है वो इनके लिए दुखों का पहाड़ लेकर के आई। इसी में इनकी पत्नी, बेटा सबकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला, सॉन्ग ऑफ सारो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड, यानी कि किसी के मरने पर गाया जाने वाला गीत। मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है, तो किसी की मृत्यु से दुखी होकर के आप जिस गीत की रचना करते हो वो गीत क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं क्या? इलेजी। क्या कहेंगे? इलेजी भाई। ऑक्टेव में कितनी लाइनें होती हैं? देखो जो पेटार्कन सोनेट होता है, पेटार्कन सोनेट की बनावट यानी कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। दो भागों में बटा होता है, ऑक्टेव और सस्टेट में। ऑक्टेव में कितनी? 8 लाइनें होती हैं। और जो सस्टेट होता है, सस्टेट में कितनी? 6 लाइनें होती हैं। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया ऑक्टेव, तो ऑक्टेव में कितनी लाइनें होंगी? 8 लाइनें होंगी, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, कौन सी फ्रेज बेस्ट कैरेक्टराइजेस करती है द लेट 19th सेंचुरी को एस्थेटिक मूवमेंट। तो आपको जो बताना है ना, अगर आपने एस्थेटिक मूवमेंट को पढ़ रखा है, ये एक एस्थेटिक मूवमेंट कुछ नहीं, सौंदर्य का आंदोलन था। ठीक है, तो उसमें किसकी एक ही बहुत ज़्यादा फेमस इसका एक फ्रेज हुआ था, एक वाक्यांश बहुत प्रसिद्ध हुआ था, आर्ट फॉर आर्ट सेक, जिसका मीनिंग होता है कला के लिए कला, कला के लिए कला, कला कला के वास्ते। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। देखो अब जो पूछ लिया गया वो ओड के बारे में पूछ लिया गया, और वो भी कौन सा? पिंडायरिक ओड के बारे में पूछा गया है कि स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड जो होता है फॉर्म अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। तो आप चाहो तो अगर ऑप्शन में कहीं पर पिंडायरिक ओड होता तो हम पिंडायरिक ओड लगाते। पिंडारिक ओड को ही हम क्लासिक ओड कहते हैं, इसी को पिंडारिक ओड भी कहते हैं, जो कि ग्रीक कवि पिंडार के नाम से पिंडारिक। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखिएगा, पिंडारिक ओड या क्लासिक ओड दोनों में से कोई से भी दे रखे हों तो बात एक ही है, पिंडारिक ओड को ही हम क्लासिक ओड कहते हैं। ठीक है, और यही पिंडारिक ओड हमारा स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड में बटा होता है। 86 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 86 नंबर पे क्या कहा गया? हु सेड, किसने कहा, डेट इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट, जो पैराडाइज लास्ट 12 बुक्स में से जो पहली बुक है उसमें मिल्टन बिलोंग्स टू द डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो मिल्टन है ना वो बिलोंग टू द डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मिल्टन थे वो डेविल्स की पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये उनको पता भी नहीं था, विदाउट नोइंग इट, वो इसके बारे में जानते ही नहीं थे कि वो डेविल्स की पार्टी से। ऐसा कमेंट करने वाले कौन थे? तो ऐसा कमेंट इनको किया था इन्होंने, तो जो विलियम ब्लैक थे, विलियम ब्लैक ने ये कमेंट किया था कि मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अब इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच हम 87 से 91 तक डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। एक जगह पर यह बताया जा रहा है ये सबसे अच्छा समय था, और दूसरे तुरंत ही ये कहा गया कि ये सबसे खराब समय था। तो ऐसा जब दो अपोजिट आइडियाज एक साथ आ जाएं, फिलहाल अपोजिट आइडियाज आपको ऑक्सीमोरन में भी मिलेंगे, और एंड इसमें क्या होता है? ऑक्सीमोरन जो होता है ना, ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। बट यहाँ पर दो अपोजिट आइडियाज को यानी कि विपरीत शब्दों को एक साथ रखा जाता है, यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट को। तो एंटीथीसिस इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एंटीथीसिस। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज एन रियल थिंग।
लव इज एन आइब, इसमें भी वही बात है कि क्या कहा, प्यार एक आदर्श चीज़ है, शादी एक असली चीज़ है। ठीक है, एन आइडियल और रियल थिंग। तो ये इसमें भी एंटीथेसिस का इस्तेमाल हुआ है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। लेट अस गो टू बेड नाउ। तो देखो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटोनमी है। कौन सा है, मेटोनमी। अच्छा, मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच क्या है, चलो अब बिस्तर पर चलते हैं। तो लेट अस गो टू बेड नाउ, अब बिस्तर पे चलने से मतलब यहाँ पे सोने से है, तो सब्स्टिट्यूट यूज किया है सोने का। तो बेड पर से मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि चलो अब सोने चलें। ठीक है, नेक्स्ट 90 पे क्या यूज किया गया है, बोले ह्यूमर इज द शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, इट हेल्प अस टेक दी ब्लोज। ह्यूमर इज द शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, इसमें मेटाफर का यूज किया गया, जो हास्य जीवन के सदमे का अवशोषक है, ये हमें बाहर करने में मदद करता है। इट हेल्प अस टेक टू ब्लोज, इसमें क्या है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक अरेंज्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम, इसमें देखो जब भी कहीं ओनोमाटो क्या होता है, ओनोमाटो पोइया में आवाज़ होती है और वही आवाज़ हमें उसके मीनिंग के अर्थ को समझने में मदद करती है, वहाँ पे ओनोमाटो पोइया होता है। तो ब्रिंग देखो क्या है, एक क्लॉक की, अलार्म की आवाज़ है। अगला 92 की अगर हम बात करते हैं तो 92 पे लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड कुपिड पेंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मिडसमर नाइट ड्रीम की, जिसे आपको अच्छे से देख करके जाना है। ठीक है, इसमें मिडसमर नाइट ड्रीम की बहुत अच्छी लाइन है, क्या कहता है, प्यार आँखों से नहीं बल्कि दिमाग से दिखता है और इसलिए पंखों वाला कामदेव चित्रित है अंधा। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि लव लुक्स नॉट विद आइज, प्यार हम आँखों से नहीं बट माइंड, माइंड यहाँ पे दिल का यूज़ किया, विद द माइंड, लेकिन प्यार हम किससे महसूस करते हैं, दिल से, ना कि दिमाग से। ठीक है, तो मिडसमर नाइट ड्रीम की ये लाइनें हैं। अगला, ये बहुत फेमस लाइनें हैं, इंटर के कोर्स में भी रही हैं, ये फर्स्ट ईयर में इंटर में। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, ओके, इट ड्रॉप्ड ए जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। जो मर्सी यानी कि जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है, दया की जो गुणवत्ता है, वो इज़ नॉट स्ट्रेंथ, ये तनावपूर्ण नहीं है, ये तो इट ड्रॉप्ड, ये तो गिरती है बूंद बूंद, जिस तरीके से स्वर्ग से पानी नहीं बूंद बूंद करके बरसता है, अपनी मर्जी का मालिक खुद होता है, जब तक मन करेगा बरसेगा, जब मन करेगा बरसना बंद कर देगा। वैसे ये दया का जो भाव है ना, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आता है, ये हमें ज़बरदस्ती किसी पर दया दिखाने के लिए कोई भी व्यक्ति हमको बेबस नहीं कर सकता। तो वहीं पर शाइलॉक ये बात कहता है कि तुम एंटोनियो पर मुझे दया दिखाने के लिए विवश नहीं कर सकते, तब ये कहती है कौन, पोर्सिया। ठीक है, तो ये जो पेपर, ये जो लाइनें हैं वो मर्चेंट ऑफ वेनिस की हैं, ध्यान बनाए रखना, और बहुत फेमस लाइन है ये, विलियम शेक्सपियर के सोनेट के रूप में एक सॉन्ग है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, वहाँ से ली गई लाइनें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन आ गई, बोले फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमैन, फ्राइल्टी दाई नेम इज, फ्राइल्टी का मतलब होता है धोखा, यानी कि कमजोरी, कमजोरी के लिए बोलते हैं, कमजोर तेरा नाम, कमजोरी ही तेरा नाम क्या है, वुमेन, महिला, यानी कि स्त्री का दूसरा नाम ही क्या है, फ्राइलिटी है, धोखा है, कमजोरी है। टेकन इन फ्रॉम, कहाँ से, हैमलेट कहता है अपनी माँ गर्ट्रूड के बारे में। ठीक है, अगला, एज कैन नॉट बिदर हर, अगला स्टेटमेंट है, एज कैन नॉट बिदर हर नार कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी, उम्र उसे मुरझा नहीं सकती, ना ही रिवाज, ओके, ना कस्टम स्टाइल उसकी अनंत विविधता। तो ये जो बोला जाता है एंटोनी एंड क्लोपेट्रा में इसको बोला जाता है, और मुझे लगता है वो जो हिजड़ा नहीं होता है वो बोलता है क्लोपेट्रा के बारे में। ये स्टेटमेंट है भाई, इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ देता हूँ एक बार अच्छे से। हमारे दृष्टिकोण में थोड़ा सा देखो, इन आवर अप्रोच टू लाइफ बी इट pragmatic or other, a basic fact that confront us squarely, unmistakably, is the desire for peace,
ओके, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस। जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में, चाहे वह व्यवहारिक हो या कोई अन्य बुनियादी तथ्य जो हमारे सामने स्पष्ट रूप से शांति, सुरक्षा, सुख की इच्छा रखता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एट डिफरेंट आई ऑफ एग्जिस्टेंस मेकअप टीमिंग ओके डेनिजन्स ऑफ दिस ऑफ आवर्स। उसके कहने का मतलब यह है कि अलग अलग अस्तित्व में जीवन के अलग अलग रूप हमारे इस बात को मानने वालों की संख्या बनाते हैं। और no matter whether they belong to a higher group such as human beings or to as the group such as animal, all being primarily peace, comfort, security। वो कहते हैं कि और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मानव जैसे उच्च समूहों से संबंधित हैं या जानवरों जैसे ओके समूह के हैं, सभी मुख्य रूप से शांति, आराम और सुरक्षा से। जीवन उतना ही प्रिय, अब देखो, लाइफ इज एज डियर म्यूट क्रिएचर एज इट इज टू अ मैन, इवन द लव इंसेक्ट स्ट्राइव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर्स थ्रेटन इट्स लाइफ। वो कहते हैं कि जीवन उतना ही प्रिय प्राणी है जितना कि मनुष्य के लिए, यहाँ तक कि प्रेम कीट भी खतरों से सुरक्षा के लिए प्रयास करता है जिससे उसके जीवन को खतरा होता है। यानी कि जिससे व्यक्ति को खतरा होगा तो वह हमेशा उससे बचने का प्रयास करेगा। फिर कहता है जस्ट एज ईच वन ऑफ अस बॉर्न टू एंड नॉट टू डाई सो डू ऑल अदर क्रिएचर्स। जिस प्रकार हम में से प्रत्येक मरना चाहता है और मरना नहीं चाहता, क्योंकि मरने हम लोग कुछ लोग होते हैं वो मरना चाहते हैं, कुछ लोगों को मरने से बहुत डर लगता है, उसी प्रकार अन्य सभी प्राणी भी मरना चाहते हैं और नहीं भी मरना चाहते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, जब भी आप किसी भी पैसेज को पढ़ोगे तो बड़े आराम से पैसेज को एक पहली बार तो सरसरी नज़रों से पढ़ लो, फिर उसको मीनिंग पे समझो कि आखिर ये जो पैराग्राफ है ना वो किसके बारे में जिक्र कर रहा है, हमसे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, फिर उसके आंसर्स को देना शुरू करो। ठीक है, आंसर्स मुझे लगता है कभी आपके गलत नहीं होंगे। पहला ही ऑप्शन है, बोलेंगे कि 96 नंबर पे अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि द ऑथर्स मेन पॉइंट इज डेट। इसमें जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो उन्होंने कहा कि लेखक का मेन पॉइंट क्या, मुख्य बात यह है कि क्या मुख्य बात थी, शांति, सुरक्षा सभी जीवित प्राणियों का मुख्य लक्ष्य है। यही इस पैराग्राफ में बताया गया ज़्यादातर। क्या है? तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि पीस, सिक्योरिटी आर द चीफ गोल्स, मुख्य उद्देश्य ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जितनी भी हमारे जीवित प्राणी हैं। लिविंग बींग्स का मतलब जीवित प्राणी। 97 पे अगर हम बात करें तो 97 हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर स्टेप्स इज एसेंशियल इन डेवलपिंग द ऑथर्स पोजीशन। लेखक की स्थिति को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा जो है वो आवश्यक है। तो एक आपको पोजीशन बताना है लेखक की, एक अजम्पशन या स्टेप कोई भी बता दीजिएगा। तो अगर वो कहता है तो क्या कहता है, बी वाला ऑप्शन सही से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा कि द विल टू सर्वाइव ऑफ अ क्रिएचर इज आइडेंटिफाई विद अ डिजायर ऑफ पीस। मतलब क्या हुआ कि किसी प्राणी के जीवित रहने की इच्छा को शांति की इच्छा के साथ पहचाना जाता है। अगला डेनिजन्स, इस पैराग्राफ में एक शब्द दिया है डेनिजन, उस डेनिजन को एम्प्लॉयज करना है, यानी कि डेनिजन्स शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, तो डेनिजन शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पे इनहैबिटेंट हो जाएगा। इनहैबिटेंट का मतलब होता है जैसे वो निवासी नहीं होते, जहाँ पर हम निवास कहते हैं, या हमारा निवास स्थान, रहने की जगह इनहैबिटेंट कहलाती है। अगला 99 का क्वेश्चन है हमारा, जो लेखक है वो प्रिज्यूम्स करता है, क्या प्रिज्यूम करता है, डेट एनिमल्स आर। मतलब ये हुआ कि लेखक मानता है कि जानवर क्या है, इंसानों से हीन होते हैं, यानी कि इन्फीरियर टू ह्यूमन बींग्स, वो किसी भी तरीके से सुपीरियर नहीं होते। अगर प्राणियों में बात करें तो मानव को ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सुपीरियर माना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा, इन्फीरियर टू ह्यूमन बींग्स। एक और पैराग्राफ है, मैं फिलहाल इसे पढ़ूंगा नहीं, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं खाली क्वेश्चंस को इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़िए, समझिए और फिर आंसर करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम ऐसे ही क्लियर कर देते। बोले द मार्ट
हु डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया वांटेड, यानी कि भारत की आज़ादी के लिए शहीद हुए शहीदों को चाहिए था, क्या चाहिए था भाई, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी। उनका अर्थ ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि देश को गुलामी से मुक्ति दिलाना। नेक्स्ट, द मार्टर वांटेड टू, वो चाहते हैं, वांटेड डेट क्या चाहते हैं, मीनिंग समझिएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री। मतलब ये हुआ कि देश में पूर्ण सांप्रदायिक प्रेम, कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, लव प्रेम, एक दूसरे में एकदम प्रेम हो और शांति होनी चाहिए, है ना। एक देश प्रेम की भावना हर एक वर्ग में, हर एक समूह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे हम कोई भी हों, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस धरती की आबो हवा में हमने सांस लेना सीखा है, हमें उस देश के प्रति प्रेम लगाव होना ही चाहिए और उसके प्रति सम्मान भी। ठीक है, हम हैं, एक अमिताभ बच्चन का सॉन्ग बहुत अच्छा है, मेरे देशवासियों आपस में प्रेम करेंगे मेरे, है ना, हमें याद नहीं आ रहा अच्छे से उसके बोल। खैर, नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा 102 नंबर पे, वी मस्ट स्ट्राइव विद टोटल कमिटमेंट टू। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ भाई कि हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करना चाहिए। वी मस्ट स्ट्राइव, पूरी हिम्मत, जोश, लगन, प्रतिबद्धता, डिटर्मिनेशन के साथ टोटल कमिटमेंट करना चाहिए। तो क्या कमिटमेंट करना चाहिए, बुक ले, रिवाइटलाइज आवर रिच पास्ट कल्चर। रिवाइटलाइज, जो रिवाइटल नहीं होता है, एक कैप्सूल भी आता है रिवाइटल, याद आया होगा, पहले सलमान खान उसका ऐड करता था। तो भाई यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, बी वाला ऑप्शन तो हमारा ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग भी समझ लो। मीनिंग होता है इसका कि हमारी जो समृद्ध अतीत संस्कृति को क्या करना है, ओके, रिवाइटलाइज करना। रिवाइटलाइज का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, पुनरुद्धार करना, ठीक है। और किसको, आवर, हमारी रिच, बहुत धनी, पहले बहुत फेमस हुआ करती थी पास्ट कल्चर को, लेकिन अब आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी पास्ट कल्चर को क्या कर रही है, धूमिल कर रही है और उसे लगातार भुलाती जा रही है। तो हमें क्या करना है, रिवाइटलाइज करना है आवर रिच पास्ट कल्चर को। 103 नंबर का क्वेश्चन है, आवर फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया है, ओके, इम्बिजेंट किया है, कल्पना की है, डेट की इन फ्री इंडिया। फ्री इंडिया में क्या होगा, फ्री इंडिया में भाई क्या होगा, तो एक समतावादी समाज होना चाहिए। कैसा समाज होना चाहिए, यानी कि देयर शुड बी एन एंग्लिटेरियन सोसाइटी। एंग्लिटेरियन का मतलब होता है समान सोसाइटी, समानता का भाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। उन्होंने बीज का मतलब होता है मधुमक्खी नहीं होती है, डिस्प्लेज डिस्टिनेक्स प्रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स बट आर आल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट्स। देखिए इसका मीनिंग ये हुआ बीज। अब इसको कैसे क्लियर करोगे, तो यहां से देखो, क्लियर करने के लिए यहां से पेयर लो, ये बट आल्सो लगा है, तो बट आल्सो के साथ पेयर क्या होता है, नॉट ओनली आता है, तो नॉट ओनली बट आल्सो होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब पेयर में क्या आ जाएगा, नॉट ओनली आ जाएगा। कुछ अर्थ निकालने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। अगला जुपिटर, आप देखिएगा जुपिटर तो सिंगुलर है ना भाई, सिंगुलर ही तो है, जुपिटर एक ग्रह भाई, जुपिटर बृहस्पति के लिए बोलते हैं ना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, तो ये जो हमारा आ जाएगा। और वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब, है ना, दी सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद नाउन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेन शुगर, बेन मीन्स जब शुगर, अब भाई टू ईस्ट और फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, मीनिंग जब चीनी से ईस्ट का जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन का मतलब किण्वन करवाना, किण्वन नहीं होता है हिंदी में बोलते ऐसे लिखते हैं किण्वन, इस तरीके से, ठीक है, फर्मेंटेशन करवाना। तो क्या आएगा भाई, तो इज एडेड, इज एडेड, डेट मीन्स वाक्य हमारा कहाँ जाएगा, पैसिव में जाएगा ये, ओके। 107 नंबर क्वेश्चन देखो, उन्होंने कहा दी ओवरऑल इफिशिएंसी
ऑफ अ सिस्टम कैन बी, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी, एक प्रणाली की जो समग्र दक्षता नहीं होती है उसके सबसे कमज़ोर तथ्य की हो सकती है, डेट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट, सबसे कमज़ोर एलिमेंट हो सकता है। तो अब इसे ग्रामेटिकली देखना है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी नो ग्रेटर देन डेट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। 108 नंबर देखिए, कहता है एट एग्रीकल्चरल स्टेशन मैनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन अंडर द वेरियस कंडीशन। कृषि जो स्टेशन नहीं होते हैं हमारे, जितने भी एग्रीकल्चरल स्टेशन होते हैं, पर कई प्रकार की घास उगाई जाती है। तो कई प्रकार की घास किसके, अंडर वेरियस कंडीशंस। अगला क्वेश्चन देखो 109, नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। तो जो नाइट्रिक एसिड है रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विद, क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा किसके साथ, कॉपर के साथ, टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। मतलब जो नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो भूरे रंग के धुएं को छोड़, कॉपर में से क्या निकलता है, भूरे रंग का एक धुआं निकलता है। फ्लूम्स का मतलब होता है धुआं। अगला सैचुरेटेड, क्या लिखा है, द सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट इन फैक्टर इन हार्ट डिसीज। क्या होगा, टू बी, क्या भरा जाएगा, थॉट टू बी। नेक्स्ट 111 नंबर पे दिखिएगा, बोले रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली इन इंडस्ट्री एज दे कैन वर्क ऑन लार्ज जॉब फास्टर आर मोर प्रिसाइज एंड डोंट टायर्स इजली। क्या भरेंगे, डोंट टायर्स इजली। 112 नंबर पे, मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सोल एज लॉन्ग एज न्यूट्रिएंट आर एडेड। मैनेजमेंट एज, मैनेजमेंट फिर भरा जाएगा, कैन बी डिफाइंड, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, कैन बी डिफाइंड, एक उद्यम संगठन और क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन इज एन एंटरप्राइज करते हैं, तो कैन बी डिफाइंड, ये भी पैसिव वॉइस में वाक्य है। अगला कहा गया है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करना है द वन बोल्ड वर्ड और फ्रेज डेट मस्ट बी चेंज इन ऑर्डर ऑफ सेंटेंस टू बी करेक्ट। मतलब निम्नलिखित वाक्यों में आपको कुछ ऐसे बोल्ड यानी कि डार्क कलर के शब्द होंगे या वाक्यांश की पहचान करना है जिसे वाक्य के सही होने के लिए बदला जाना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ गलती है तो उसमें आपको क्या करना है, बदलना है। ऑल दो बी आर, समझो क्या कहा गया है, ऑल दो यद्यपि बी आर नो लॉन्गर, अब आगे क्या आएगा, नो लॉन्गर इंजॉय टू स्टडी लैंग्वेजेस। जी क्या होगा, लैंग्वेजेस नहीं होगा, क्या होगा, लैंग्वेज होगा, टू स्टडी लैंग्वेज। अगला आपको देखना है बिफोर, नेक्स्ट बिफोर in 1920 scientists used to think and क्या लिखा है, immobilized muscles would become weaker। तो इसमें क्या है, थिंक एन के बाद ए एन दी के बाद में कभी भी वर्ब नहीं आता है, क्या आती है, नाउन आता है, तो यहां पर ये गलती है। अगला न्यूक्लियर बेस्ड as traditionally been stored in steel drums what are subject to rust। तो देखिएगा what is आएगा ना कि are। अगला the immune system is the body's way of protecting itself against virus। तो यहाँ पे way of protecting itself जो है उसमें एरर है। इसके बाद नेक्स्ट originate the Ethiopia coffee was drunk in the Arab world before it came into Europe। तो in Ethiopia coffee was drunk, ठीक है, इसमें एरर है। एम्स्टर्डम
is a town who is sometimes refers to as the Venice of Northern Europe because it is canals. तो is sometimes refers, ये वाला ऑप्शन हमारा सही। The sea wasp realizes a poison that kill a person in 3 minutes. तो 3 minutes a poison a person in होगा, इसमें एरर है। Halley's comet approach the earth close to be visible every 75 years. to be visible, इसमें एरर है। The meaning of 22 नंबर पे देखिएगा, द मीनिंग ऑफ, ये एक इच्छा मृत्यु के जो इच्छा मृत्यु नहीं होती उसके लिए इस शब्द का यूज किया जाता है। यूथेनेसिया क्या है? यूथेनेसिया यानी कि मैरी किलिंग, इच्छा मृत्यु, केवल हत्या। अकॉम्प्लिस मीन्स क्या होता है? ओके, एसोसिएटेड क्राइम, ये सहयोगी। अकॉम्प्लिस मीन्स वैसे तो सहयोगी होता है, लेकिन क्राइम पार्टनर, अपराध में सहयोगी व्यक्ति अकॉम्प्लिस कहलाता है, क्राइम पार्टनर। 100 कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी कहलाता है, यानी कि स्वशासन की स्थिति क्या कहलाती है? निरंकुशता, ऑटोक्रेसी। और ये आखिरी क्वेश्चन आज का 125 नंबर, वन हु ऑब्स्टेन कम्प्लीटली फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड, तो वो टी टेलर कहलाता है, यानी कि शराब से पूरी तरह परहेज करने वाले को क्या कहा जाता है? टी टेलर। क्लियर है? आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी डिस्कस करेंगे 2021 का।